हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है सिद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य? सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं। सिद्ध साहित्य, जो सिद्ध साहित्य, इसको मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ और कुछ कुछ चीज़ें आपको रटाने भी वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले 1 नंबर मैं ले रहा हूँ आपके, क्या ले रहा हूँ? सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, परिभाषा। 1 नंबर में मैं सबसे पहले ले रहा हूँ परिभाषा, यानी आखिर सिद्ध साहित्य क्या है। तो ध्यान रखना, बौद्ध जो थे ना, बौद्ध जो धर्म था उसकी 2 शाखाएं थी। कितनी थी? 2। एक थी हीनयान शाखा थी, एक थी महायान शाखा। महायान, ठीक है, ये महायान शाखा। महायान शाखा में भी आगे जाके एक वज्रयान बन गई थी और एक बन गई थी सहजयान। और ये सहजयान के जो संस्थापक या प्रवर्तक है वो कौन थे? सरपा थे। तो ये वज्रयान, ये जो थे ना, ये कठिन नियमों का पालन करने वाले थे और ये सरल नियमों का पालन करते थे। तो ये जो वज्रयान शाखा थी, अब बौद्ध धर्म के अंदर भी महायान शाखा के जो लोग थे, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान। इस महायान शाखा के जो लोग थे या कवि थे, उन्होंने क्या किया, अपने इस वज्रयान तत्व जो था ना, ये वज्रयान तत्व, इसका इन लोगों ने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, जो इन्होंने साहित्य लिखा था, जो साहित्य जन भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? जन भाषा, सामान्य भाषा में लिखा था। वही साहित्य ही क्या है? आपके सिद्ध साहित्य है। वापस देखते हैं, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान नहीं, इसकी महायान शाखा के अंदर एक और उपशाखा कौन सी थी? वज्रयान। इस महायान शाखा के जो लोग थे, ये वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने जन भाषा में जो भी साहित्य या रचना या दोहे चौपाइयाँ जो भी लिखी थी, वही साहित्य हम लोग, उसी को हम क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आखिर सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें किसने दी, यानी सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी। क्या पॉइंट है? सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी। तो सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी, यानी आखिर सिद्ध कौन सिद्ध है, क्या है, ये सब जो चीज़ें हमें पहले पता चली। तो कहीं इसके बारे में था ना, तो वो हम सबसे पहले मिलते हैं। तो याद रखोगे कि सिद्ध जो हमें मिले ना, वर्ण रत्नाकर मिले। कहाँ मिले? वर्ण रत्नाकर में। सिद्ध कहाँ से मिले? वर्ण रत्नाकर में। याद रखना, सिद्ध जो हमें सबसे पहले मिले थे, कहाँ मिले थे? वर्ण रत्नाकर मिले थे। क्या है वर्ण रत्नाकर? ये है आपके ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना। ज्योतिश्वर ठाकुर जो है, इनकी एक रचना है। उस रचना के अंदर सबसे पहले इन शब्दों का उल्लेख मिलता है। इस रचना के अंदर जो किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में शब्दों के बारे में सर्वप्रथम हमें जानकारी मिलती है, या इनके बारे में सबसे पहले हमें उल्लेख जो मिलता है शब्दों का, वो हमें क्या मिलता है? वर्ण रत्नाकर के अंदर मिलता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि इनकी रचनाओं की सबसे पहले जानकारी, इनकी रचनाओं की सर्वप्रथम जानकारी, यानी सिद्धों के बारे में हमें पता चल गया वर्ण रत्नाकर में, लेकिन इनकी रचनाओं के बारे में सबसे पहले जानकारी जो देने वाला बंदा था वो था हरप्रसाद। यानी इनकी रचनाओं की खोज जो की थी सबसे पहले किसने की? हरप्रसाद शास्त्री ने की। किसने की? शास्त्री ने। आप इतना याद रखना, रचनाओं की जानकारी किसने दी? हर हर महादेव ने दी, हर ने दी। ठीक है ना। रचनाओं में ये सर आ रहा है तो हर ने दी। ठीक है। लेकिन सिद्ध कहाँ मिले? वर्ण रत्नाकर में। सिद्ध कहाँ मिले? वर्ण रत्नाकर मिले, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना में। लेकिन ये रचना की सबसे पहले खोज किसने की, ये जानकारी किसने की? तो हरप्रसाद शास्त्री ने की। ये बंदा एक कहाँ गया हुआ था? नेपाल। ये नेपाल गया, तो नेपाल से उन लोगों की कुछ क्या लेके आया? वाणियाँ बोला था, दोहा चौपाइयाँ, ये टूटी फूटी लेके आया। ये लेके कहाँ गया? भारत में गया। तो इनकी वाणियों में इन्होंने इनकी जो वाणियाँ वहाँ से लेके आया था, उनका इन्होंने क्या करवाया? संकलन करवा के एक ग्रंथ निकाला। संकलन करा के एक ग्रंथ निकाला। उस ग्रंथ का नाम रखा बोध गान ओ दोहा। ग्रंथ का नाम क्या रखा? बोध गान ओ दोहा। इस ग्रंथ में इन्होंने ये जो वाणियाँ थी ना, इनका संकलन इस बोध गान ओ दोहा नाम से किया, और इसका प्रकाशन है जो कब किया? 1917 में प्रकाशन किया। बोध गान ओ दोहा भाषा कौन सी भाषा में? बांग्ला। कौन सी भाषा में? बांग्ला। ठीक है। पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथे पॉइंट में इनका विस्तृत अध्ययन, यानी सिद्ध सबसे पहले हमें कहाँ मिले? सिद्ध मिले हमें वर्ण रत्नाकर में। इनकी रचनाएं कहाँ मिली? रचनाओं की जानकारी सबसे हरप्रसाद शास्त्री ने दी, जो नेपाल से। और चौथी बात जो है कि भाई इनके बारे में आज हम जो भी इनका विस्तृत अध्ययन पढ़ रहे हैं ना, वो किसने जानकारी दी? तो विस्तृत या विशेष
जानकारी, यानी सिद्धों के बारे में जो भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्धों के बारे में जो विस्तृत और विशेष जानकारी देने वाले कौन थे, तो वो थे राहुल सांकृत्यायन। कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने सिद्धों के बारे में विशेष और विस्तृत जानकारी हमें प्रदान की। ये तिब्बत की यात्रा इन्होंने जो लिखा था यात्रा प्रबंध, वो वहाँ पैदल तक गई थी, वहाँ से इनके सिद्धों के बारे में पूर्ण जानकारी लिखी आई। ठीक है, तो किसने दी? राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो जानकारी कैसे दी? बोल की थोड़ी ना दी। तो क्या हुआ, ये वापस आए तो इन्होंने एक ग्रंथ निकाला। कौन सा ग्रंथ निकाला? काव्यधारा। काव्यधारा यानी हिंदी काव्यधारा। उनके ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी काव्यधारा। कब प्रकाशित करवाया? 1945 में प्रकाशित करवाया। कौन सा ग्रंथ? हिंदी काव्यधारा। 1945 प्रकाशित करवाया। इन्होंने क्या बताया इस ग्रंथ में? इन्होंने बताया कि कुल जो सिद्ध थे ना, कुल सिद्धों की संख्या इसने कितनी बताई? 84। कहा कि कुल 84 सिद्ध थे टोटल। कितने थे? 84 सिद्ध थे। जिसमें से इन्होंने कहा कि पुरुष जो थे ना, पुरुष तो मात्र 80 थे, और 4 जो थे ना, वो 4 क्या थी? महिलाएं या स्त्रियां थी। तो ये स्त्रियां 4 कौन सी थी? इनको ट्रिक से याद करो। स्त्रियां कौन सी थी? याद कैसे रखोगे? देखो, लिखो कमलमणि। क्या लिखोगे? कमलमणि। ये 4 स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि सिद्धों में महिलाएं या स्त्रियां कितनी थी? 4। और उनके 4 नाम भी पूछ सकता है। तो क से याद रखना आप। क है ना, क से याद रखा क न ख लापा, कनक लापा। कौन सी नारी? कनक लापा। कनक लापा के बाद में याद रखना मेख लापा। ठीक है ना। ल से याद रखना लक्ष्मी करा। ये ठीक है। कनक लापा, मेख लापा, लक्ष्मी करा, और म से याद रखना मणिभद्रा। ये है जो 4 स्त्रियां थी। ठीक है। सिद्ध साहित्य का जो आरंभ है ना, वो सरपा से होता है। किससे होता है? सरपा से। और हिंदी का पहला कवि भी इन्होंने किसको माना है? सरपा को माना है। ठीक। आगे हम 5 नंबर पे जो पढ़ रहे हैं, 5वां पॉइंट कौन सा है? चरमोत्कर्ष काल। बहुत महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है सिद्धों का जो चरमोत्कर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी। सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ठीक है। कहाँ रहते थे? तो इनके प्रमुख जो केंद्र बिंदु है, क्या याद रखना? केंद्र बिंदु, यानी ये लोग कहाँ रहते थे। तो 1 नंबर में आप केंद्र बिंदु में याद रखना है। सबसे पहले 2 पर्वतों का नाम याद रखना है। एक श्री पर्वत का नाम मिलता है, एक अर्बुद पर्वतों के नाम मिलते हैं। ठीक है। एक यहाँ रहते थे, श्री पर्वत और अर्बुद पर्वत रहते थे। और एक में याद रखना है आपको तनवी क्या है? तनवी याद रखना है, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला। इसमें याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये इनके 3 केंद्र ये थे। तो याद कैसे रखो? त न और वी, ट्रिक से याद हो जाएगा। 3 नंबर में याद रखना, ये असम और बिहार में रहते थे, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के बाद में मुस्लिमों जब आक्रमण किया तो मुस्लिम आक्रांताओं के बाद में ये जो लोग हैं कहाँ चले गए? भोट प्रदेश चले गए। तो भोट से याद रखना भूटान के बाद थोड़े ऊपर कहाँ चले गए? नेपाल के बाद में ये कहाँ चले गए? तिब्बत। ये इनके क्या थे? केंद्र बिंदु थे। 2 पर्वतों के नाम यहाँ रहते थे। जब यहाँ पर विक्रमशिला पर जब नालंदा पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो उसके बाद में ये लोग कहाँ चले गए थे? भूटान, नेपाल और तिब्बत चले गए थे। ठीक है। आगे साथ में हम पढ़ेंगे कि ये जहाँ रहते थे इनको कोई ना कोई तो संरक्षण दे रहा था, किसी राजा का संरक्षण होगा, वरना ये खाएंगे पिएंगे या इनकी व्यवस्था वगैरह का कौन ध्यान रखता था? तो कौन सा राजवंश ध्यान रखता? तो याद रखना, इनको संरक्षण जो था ना, वो पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। पाल वंश के कौन? धर्मपाल, देवपाल वगैरह वो थे ना, तो वो उनका जो संरक्षण इन्हें प्राप्त था। ठीक है। 8 नंबर पॉइंट में ये याद रखना है कि सिद्ध यानी ऐसे कौन से संत है जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं? सिद्ध प्लस नाथ, इन दोनों में गिने जाते हैं। तो कौन से हैं? तो ट्रिक के याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कि नाच गो, यानी मैं नाच गो मजा आएगा। ना से याद रखना नागार्जुन। च से याद रखना चरपटनाथ।
चरपट, चरपटनाथ, गोरखनाथ हो गए। ये 3 हो गए। ना से नागार्जुन, क्या से चरपटनाथ, गो से गोरखनाथ, म से याद रखना मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्र भी कह दो चाहे मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र, और जा से याद रखना जालंधर। ये लोग थे ना, ये नाथों में भी गिने जाते हैं और सिद्धों में भी गिने जाते हैं। एक बात और याद रखना कि जो उलटवासियाँ हैं ना, उलटवासियाँ कह दो या वासियाँ कह दो, इनकी जो शुरुआत है ना, उलटवासियों की शुरुआत वो हमें कहाँ से मिलती है? उलटवासियों की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले सिद्धों में ही हुई थी। सिद्ध साहित्य में सबसे पहले उलटवासियों की शुरुआत मिलती है। बाद में आगे आप जब कबीर पढ़ोगे ना, तो कबीर में उनकी बहुत सारी उलटवासियाँ जो कबीर ने सीखी थी वो इन सिद्धों से ही सीखी थी। महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं इनकी भाषा जो थी ना, वो भाषा के संबंध में क्या बातचीत है? तो भाषा यानी सिद्धों की भाषा, ये सिद्ध है, इनकी क्या है? सिद्धों की भाषा। तो भाषा के बारे में पहली बात, इनकी भाषा को एक बंदे ने इनकी भाषा को कहा है संध्या का इनकी भाषा जो थी ना संध्या थी। संध्या या संधा क्या मतलब है? संध्या या संध्या का मतलब ये है, इन लोगों का मानना था कि शाम के समय जो जैसे कोई चीज़ दिखती भी है और नहीं भी दिखती है, तो इनकी भाषा इस तरह से है, यानी कुछ समझ में भी आती है, कुछ नहीं भी आती, मतलब इस तरह की कुछ भाषा को इन्होंने नाम दिया। तो सिद्धों की भाषा को संधा या संध्या भाषा किसने कहा है? तो दो जितने कहा है, याद रखना, मुनिदत्त, मुनिदत्त और किसने कहा है? मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने कहा है। ठीक है, सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा किसने कहा है? एक मुनिदत्त और अद्वैय वज्र नाम ने कहा है भाषा को। कैसे याद रखोगे? संध्या के समय हमारे घर में कौन आता है? मुनि। कौन आता है? मुनि आता है। तो मुनि से मुनिदत्त हो जाएगा और अद्वैय वज्र आता है, और हाथ में क्या लेके आता है? वज्र लेके आता है। दूसरी बात क्या है कि इनकी भाषा को एक बंदे ने आलो अंधारी कहा है। इनकी भाषा को क्या कहा है? आलो अंधारी। तो आलो अंधारी भाषा किसने कहा है? तो याद रखना, आलो अंधारी कौन? हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने रचनाओं की खोज की थी ना बंगाल में, फिर 1917 में उन्होंने ग्रंथ लिखा था बोधगन ओ दोहा। उन्होंने इनकी भाषा को क्या कहा है? आलो अंधारी कहा है। किसने कहा है? हरप्रसाद शास्त्री जी ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? आलो अंधारी। आलो अंधारी का अर्थ क्या होता है? अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है ना। तीसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ये है क्या कि अपभ्रंश का विक्षेप व हिंदी का आरंभिक रूप। विकसित रूप जो है, यानी इन्होंने कहा कि इनकी जो सिद्धों की जो भाषा थी, अपभ्रंश जो थी ना, उसका तो विकसित रूप थी, और हिंदी का क्या थी? आरंभिक रूप थी। ये शुक्ल ने बात कही थी। जैसे कि ये चल रहा है अपभ्रंश, क्या चल रहा है? अपभ्रंश, और यहाँ से सोचो कि हिंदी हो रही शुरू भाषा, तो इनकी भाषा ने यहाँ तक पहुँची थी। अपभ्रंश का विकसित रूप यहाँ तक एंडिंग में थी, और हिंदी का क्या थी? आरंभिक रूप। ये जो बात है ना, इस बात को उन्होंने ये कहा, देखो अपभ्रंश का विकसित रूप और हिंदी का आरंभिक रूप जो थी ना, ये इनकी क्या थी? सिद्धों की भाषा। ये 3 बातें मिलती है। बात हजारी ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लिखा है। ये हजारी का स्टेटमेंट ये है कि जो जनता तात्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, तात्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय कह दो या उनका पतन कह दो, पराजय पतन से त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी। उसके लिए सिद्धों की भाषा ने संजीवनी बूटी का काम किया। यानी उस समय जो तत्कालीन जो शासक थे ना, वो बार बार हार रहे थे, पराजय, उनका पतन हो रहा था बेचारे। उससे जनता वहाँ की क्या हो गई? दुखी हो गई, निराश हो गई थी, और निराश होकर जो वो
दुखी होकर निराशा के गर्त में गिर चुकी थी, निराशा के खड्डे में गिर चुकी थी। उस समय इनको जो ऊपर उठाने का काम किया ना, वो किसने किया? इन सिद्धों की वाणियों ने। उनके लिए इन सिद्धों की भाषा ने, सिद्धों की वाणियों ने है ना, उनके लिए क्या, कौन सी बूटी? संजीवनी बूटी का काम किया। ठीक है। सिद्धों की विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ को देखो कैसे याद करो। 3 शब्द याद रखना: काना, काना पत्ता, काना पत्ता और भागु। काना पत्ता और भागु, काना पत्ता भागु। कहाँ से याद रखना? काया साधना। ये लोग काया साधना करते थे, ठीक है, शारीरिक साधना करते थे, ये साधना करते थे। इनकी विशेषता कि ये लोग क्या करते थे? काया साधना करते थे। काया साधना करने के बाद ये नारी भोगवाद विश्वास करते थे। नारी भोगवाद में विश्वास, नारी भोगवाद में ये लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। और पास याद रखना पंच मकार। पंच मकार क्या था? पंच मकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। देखो, पंच मकार से पहले याद रखना ये लोग क्या लाते थे? मछली लाते थे। फिर क्या खाते? उसको खाते थे, मांस खाते थे। और साथ में क्या, ढक्कन खोलते थे तो मदिरा पीते थे। और मदिरे के बाद में ये मुद्रा में बैठ जाते थे और फिर मैथुन। ये इनके 5 गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों कि सिद्ध साहित्य का नारी भोग विश्वास करते, बिल्कुल करते थे। और पंचमकार इनका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है कि पंचमकार में कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं। तो पंचमकार ये मछली खाते थे, मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, मुद्रा करते थे, मैथुन करते थे। ताश याद रखना तांत्रिकता। तांत्रिकता मतलब ये लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। किसमें? तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, तंत्र मंत्र करते थे। भाषा याद रखना भाषा। भाषा कौन सी थी? संध्या। अभी हमने लिखा था संध्या या संध्या का, तो ये ऑप्शन नहीं है तो आप कर देना अपभ्रंश। तो इनकी भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश है, संध्या भाषा। और इनके लिए गुरु का बहुत महत्व था, गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता आगे हम जब पढ़ेंगे ना, तो गुरु में ये बहुत विश्वास करते थे, तो इनके लिए एक अपने शिष्य बनाते रहते थे। ठीक है, तो गुरु की बहुत महत्ता थी।